इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 5। देखो भाई, लास्ट टर्न पर हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया था और कूलम्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना शुरू करे थे। कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको लास्ट टर्न पे जो कूलम्स लॉ पढ़ाया था वो मैग्नीट्यूड वाली फॉर्म में था, वेक्टर फॉर्म में नहीं था। इवन न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें बहुत रेयर ही वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इवन जहां पर जरूरत पड़ती भी है वहां पर हम फोर्स का वेक्टर बनाते हैं। और फोर्स का वेक्टर बनाने में मैंने आपको क्या बताया था कि अट्रैक्टिव पेयर जहां पर होता है, फोर्स आता है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बीच में अंदर की तरफ। रिपल्सिव पेयर जहां पर होता है वहां बनाते हैं बाहर की तरफ। ये बात मैंने आपको सिखाई थी। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ सवाल कर रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो कूलम्स लॉ पर पॉसिबल है। ठीक है ना, सिंपल से जो भी हमारे पास अच्छे लेवल के सवाल होते हैं सारे। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट टर्न पे एक सवाल बताया था कि भाई जो हमने लास्ट टर्न पे सवाल 2-3 सवाल करे थे और कहा था कि इसके अलावा अगर सवाल को थोड़ा और अच्छा करना होता है या थोड़ा सा ही रिलेट करना होता है तो उसको मैकेनिक्स से रिलेट करते हैं। तो कुछ सवालों को करके देखते हैं किस तरीके से थोड़ा बहुत हल्की बहुत माइन्यूट मैकेनिक्स भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है। फाइंड distance up to which system shown in diagram remains at rest। ठीक है ना, कहने का मतलब क्या है, सिंपल सवाल आ जाएगा आपके पास। 2-3 सवाल कर लेंगे इस टाइप के ताकि समझ पाए। भाई मान लीजिए ये एक मास है m, ये दूसरा मास है m, बीच का सेपरेशन है इनका d। ये कह रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बताओ इनके बीच का, या कह सकते हैं फाइंड मिनिमम डिस्टेंस जहां तक ये सिस्टम रेस्ट पर रहेगा या स्टेबल रहेगा। अब देखो बहुत आसान है, म्यू इज फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अब देखो बात क्या है, अगर मैं इनको देखूं, इन दोनों बॉडीज पर जो एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स लगेगा क्या लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस में रिपल्सिव पेयर कहां बनाते हैं, बाहर की तरफ। तो ये ऐसे बन गया, ठीक है ना। और जब इन पर ये बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन का फोर्स इनको उधर जाने से रोकेगा। बात समझ में आ रही है। फ्रिक्शन का काम क्या होता है, मोशन को अपोज करना। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, अंदर की तरफ। क्या करेगा, इनको उधर जाने से रोकेगा। तुम इनको और पास लेकर आओगे, जैसे जैसे इनको थोड़ा थोड़ा पास रखते रहोगे ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ता रहेगा और किसी एक वैल्यू के बाद इस एफ ऑफ रिपल्जन को फ्रिक्शन बैलेंस नहीं कर पाएगा और तब ये रिपेल करके चले जाएंगे। तुम इनको उससे ज्यादा नजदीक नहीं रख सकते। इसका मतलब क्या हुआ, वो कंडीशन जहां पे एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ लिमिटिंग के बराबर हो गया उस जगह तक सिस्टम कैसा है, जस्ट रेस्ट पे रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन म्यू एम जी, या फिर डी इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। बात समझ में आ रही है। ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं और बहुत मुश्किल नहीं है, एक बहुत इजी मैकेनिक्स की कंडीशन लगी है। बात समझ में। एक और सवाल देखो सेम, यहां पे एक चार्ज है, सपोज फिक्स है ये, मास m चार्ज q। यहां पर एक और मास m और चार्ज q। ये एंगल है थीटा। सवाल आएगा फाइंड सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन
बिटवीन चार्ज। बताओ भाई, फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन चार्जेस। बताइए क्या हो सकता है। अब देखो क्या होगा, दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्सिव फोर्स जब लाइक चार्जेस होते हैं तो पेयर बनता है बाहर, ऐसे बना दिया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, फोर्स का ना हमने वेक्टर बना दिया है, डायरेक्शन बना दिया है, तो हम यहां पे ना याद रख लो कि फोर्स में हम चार्जेस का साइन नहीं लेते, हम डायरेक्शन लेते हैं। वेक्टर है भाई, अगर आपको ये पता चल गया कि 5 न्यूटन यहां जा रहा है तो अब वहां पे माइनस क्यू लेने की जरूरत नहीं। मैं एक नेगेटिव चार्ज हूं, मुझ पर फोर्स लगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ जो फोर्स लगा है वो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब लेकर आ रहा है। अब तुमने डायरेक्शन भी ले ली, तुमने मेरा साइन भी ले लिया, तो मामला खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज याद रखनी है कि हम करते क्या है, हम साइन नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिकल फोर्स में हम चार्ज का साइन नहीं लेते, हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स खुद बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये एक वेज है, इस पर एक एफ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा पीछे, और यहां की तरफ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल की वजह से mg साइन। बात समझ में आ रही है, mg साइन थीटा। तो मिनिमम सेपरेशन क्या हो सकता है, जहां पर ये एफ इलेक्ट्रोस्टैट्स किसको बैलेंस कर दे, mg साइन थीटा को बैलेंस कर दे। तो आप लिखेंगे एफ ई इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर mg साइन थीटा। या कह सकते हो आर स्क्वायर इज के क्यू स्क्वायर अपॉन mg साइन थीटा, या आर इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर mg। समझ में आया? सिंपल सवाल है एकदम, आपको इस तरीके से मैकेनिक्स को हल्का फुल्का रिलेट करना आना चाहिए। हल्का फुल्का नहीं, बहुत कुछ रिलेट करने को आएगा। ये एक सिंपल एलिमेंट्री एग्जांपल कराया है, ठीक है भाई। चलो अब देखो, इसके अलावा एक चीज और, ये इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से हम अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने पहले भी एक आध बार आपसे ग्रेविटेशन के टाइम पर कही थी, उसको यहां पर रिलेट करके आपको दिखाऊंगा। देखो पहले सवाल लिखते हैं, ठीक है ना। अ चार्ज Q and mass m with mass m is fixed where another charge of minus q and mass m is revolving around it at radius r. Find velocity and time period. देखो, आपने ये बात पढ़ी है कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। या ऐसा कह सकते हो कि भाई हम क्या बोलते थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अलग से फोर्स नहीं होता, एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग गया तो वो सेंट्रीपिटल की तरह बिहेव करेगा और बॉडी उसके अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। तो वही चीज यहां पर बोली गई है, अ चार्ज Q विद मास m इज फिक्स्ड where another charge of minus q and mass m is revolving around it. मेरे पास एक मास m और चार्ज q है, ये कह रहे हैं जिसके अराउंड रेडियस r पर एक और दूसरा चार्ज घूम रहा है। आप खुद समझो ये चीज कैसे पॉसिबल। ये q है और ये माइनस क्यू है। हम क्या बोलते थे, अट्रैक्टिव फोर्सेस कहां लगते हैं, अंदर की तरफ। तो अगर मैं इनका फोर्स ड्रॉ करूं,
इस पर एक फोर्स यहां लग रहा है और इस पर एक फोर्स यहां लग रहा है। बताओ, अगर मैं सिंपल सी बात, अगर इसकी वेलोसिटी इस FC के परपेंडिकुलर कर दी जाए तो क्या ये इसके अबाउट घूमने लगेगा? यही तो कंडीशन सर्कल में घूमने की। ये क्या बोल रहे हैं, रेडियस r पर रिवॉल्व कर रहा है, कैसे घूम सकता है? दो चीजें चाहिए, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एक गवर्निंग फोर्स चाहिए और वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर। तो अगर इस जगह पर मान लो ये चार्ज ऐसे रखा था, तुमने एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दी, तो क्या होगा, उस परपेंडिकुलर वेलोसिटी v को देने से हमें पता है कि परपेंडिकुलर फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर सकता, सिर्फ क्या बदल सकता है, उसकी डायरेक्शन, और वो इसको इस तरीके से अपने में घुमाना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो मेरे पास F इलेक्ट्रोस्टैट्स है वो बिहेव कर रहा है F सेंट्रीपिटल। कितना है वो फोर्स, KQ² बाई R²। ये तो होता है भाई। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था जो अब कैसे बिहेव कर रहा है, सेंट्रीपिटल की तरह। और अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो आप कह सकते हो ये आपके पास FC है, और सबसे पहले अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हम बोल देंगे KQ² अपॉन R² इज इक्वल्स टू mv²/r। तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, √of KQ² बाय, आई बात समझ में, सिंपल है ना एकदम। अब देखो, और अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना हो, मैंने क्या बताया था, दो बातें याद रखो कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला और क्या होता है भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास m⍵²r होता है। वेलोसिटी निकालनी है mv²/r के बराबर रख देंगे। टाइम पीरियड निकालना है तो इसी FC को, जो कि अभी KQ²/r² है, इसे रखेंगे m⍵²r। अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे निकालूंगा तुम्हारे सामने, KQ² अपॉन R3, या चाहो तो m को भी नीचे ले जाओ, m 4π² अपॉन T²। तो आपके पास आया T² इज इक्वल्स टू 4π² mr³ डिवाइडेड बाय KQ², या फिर चाहो तो रूट लगा दो। बट एक बात देखो, यहीं से इंपॉर्टेंट चीज, केपलर थर्ड लॉ क्या था, T² प्रोपोर्शनल टू R3। क्या ये बात याद आ रही है, T² प्रोपोर्शनल टू R3। टाइम पीरियड जो होता है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल हुआ करता है सर्कुलर पाथ में। यहां भी कितना आ रहा है, T² प्रोपोर्शनल टू R3। और शायद अगर आपको याद हो, शायद थोड़ी बहुत झलकियां तुम्हारे दिमाग में चल रही हो, या जब मैं बोलूं तो तुम्हें याद आ जाए, मैंने क्या कहा था, केपलर्स लॉ हर उस जगह लग सकता है जहां पर इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला। और इसलिए देखो यहां पे क्या आ गया, T² प्रोपोर्शनल टू R3। बात समझ में आई, ये बात रिलेट कर पा रहे हो, वो पूछ लेगा क्या बताओ केपलर्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में होल्ड करते हैं, तो भाई केपलर्स लॉ एज इट इज हर एक बात यहां पर होल्ड करती है। जैसे मैं तुमसे पूछूं, क्या कोई चार्ज पार्टिकल, क्या ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल के अबाउट एलिप्टिकल पाथ में घूम सकता है? तो भाई केपलर ने यही तो कहा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ जहां जहां लगेगा वहां वहां केपलर्स लॉ लगेंगे। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं इस नेगेटिव चार्ज को भी इस पॉजिटिव चार्ज के अबाउट एलिप्टिकल पाथ में घुमा सकता हूं। हाँ, हालांकि ये बात सही है कि हमारे लिए ये बात थ्योरेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि न्यूमेरिकली। हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिकल पाथ पे ज्यादा वर्किंग नहीं करवाता, ठीक है ना। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपसे दोनों बातें पूछी जा सकती है। ज्यादा होगा कहीं कहीं इसके की वैल्यू और रख देंगे 4πε0, इसके की वैल्यू को और रख देंगे 4πε0। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई।
अब देखो एक सवाल और मैं तुम्हें करा रहा हूँ। ये सवाल मतलब एज ए क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट, इतना ये याद करने के लिए है, और इसका ग्रेविटेशन में मैंने एक पार्ट आपको कराया था, थोड़ा सा ग्रेविटी से रिलेट हो रहा है। बस ऐसा मानो कि जब तक हम लोग फोर्सेस पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में मेनली फोर्स को पढ़ा था, जब तक हम लोग फोर्सेस पढ़ रहे हैं तब तक मैक्सिमम पोर्शन आइडेंटिकल है। या कह सकते हो जितना भी अट्रैक्शन वाले सवाल आएंगे जहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू इस्तेमाल हो रहा है, वो पोर्शन ऑलमोस्ट ग्रेविटी से सेम होता है। ठीक है ना? तो आपके लिए कह सकते हो एक विन विन सिचुएशन है कि उस चैप्टर को भी रिलेट करके पढ़ा जा सकता है। ठीक है ना? एक सवाल देख लो। A charge Q is divided into two parts and placed a certain distance apart. ठीक है ना? A certain distance apart. Calculate mass of parts such that force is maximum. कुछ याद आ रहा है? सेम सवाल ग्रेविटी में भी मिला होगा तुम्हें कि भाई मेरे पास एक m मास की बॉडी है, उसको दो पार्ट में तोड़ा और उनका फ्रैक्शन बता दो, उनकी वैल्यूज बता दो कि उनके बीच का फोर्स कैसा हो, उनके बीच का फोर्स कैसा हो, मैक्सिमम हो। ठीक है ना? तो ऐसे केस में अब वही चीज यहाँ पे चार्ज पर भी है। मैं पूरा निकालता हूं तब तुम्हें रिजल्ट बताऊंगा। ठीक है ना? पूरा रिजल्ट कैसा है? सेम। देखो मेरे पास कोई बॉडी थी या कोई चार्ज था Q, इसको हमने दो चार्ज में तोड़ दिया, इसको हमने दो चार्ज में तोड़ दिया। मान लो Q माइनस एक्स और x रखा कहां पर है? किसी सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है ना? किसी सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट रखा हुआ है। तो इस इंस्टेंट पे इसका फोर्स क्या होगा? K Q माइनस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? K Q माइनस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक? तो ऐसे केस में एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे, अब देखो डिस्टेंस कर दिया फिक्स, यहीं पे रखेंगे। मान लो पहले 1/4 निकाला, यहां पर 3/4 यहां पर रख दिया। फ्रैक्शंस को घटा बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस को सेम रखते हुए। तो अगर मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स वेरिएबल। तो अगर मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमा निकालना है तो मुझे इसका df बाई dx करके इक्वेट करना पड़ेगा 0 के बराबर। देखो तो df बाई dx निकालते हैं, d बाई dx ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो k d स्क्वायर qx माइनस एक्स स्क्वायर। तो भैया तो कांस्टेंट है, तो 0 इज इक्वल्स टू k d स्क्वायर, q कांस्टेंट, यहां पे आ जाएगा सिंपली q, और x स्क्वायर का d बाई डी एक्स। तो क्या होगा? पावर आएगी मल्टीपल में और पावर में -1। अब देखो अगर ये चीज 0 होनी है तो ये तो 0 नहीं हो सकता। क्या 0 होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए। तो q माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू q बाय 2। अब देखो कहने का मतलब मेरा यहां पर ये है, ये बात हमने मासेस में पढ़ी है। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर मैक्सिमाइज करना है तो एक बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर मैक्सिमाइज करना है, दो चार्जेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना? आई बात समझ में? चलिए एक और सवाल देखिए।
देखो भाई, बताओ, आइडेंटिकल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी 1, 2, 3 नहीं, 1, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। कहां पर? along x। ये कह रहा है फाइंड टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट ओरिजिन। ऐसा मानिए इस तरीके से, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 4 पर। अब क्या होगा? अगर तुम सब पर, इस पर कह रहा है, इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? इस पे ये फोर्स लगा रहा है, इस पे ये फोर्स लगा रहा है, इस पे ये फोर्स लगा रहा है, और भी बाद वाले जो इंफिनिटी तक रखे हैं। अगर तुम सबका फोर्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? के क्यू स्क्वायर अपॉन 1, पहला पेयर, फिर इसका प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर। इस तरीके से आई बात समझ? 8 का स्क्वायर। अब मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है आपसे कि अगर मैं यहां पर इस के क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो आपके पास ब्रैकेट में लिखकर आएगा 1/4, 1/16, 1/64 और ऐसे ही आगे चल के। तो अगर तुम यहां पे देखो तो क्या ये एक सीरीज है? मतलब कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? 1, 1/4, 1/16, 1/64, कुछ समझ में आ रहा हो, शायद थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा हो। ये क्या है? तो आप कहेंगे कि सर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। क्या है ये जीपी है। ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, ये एक जीपी है। क्या? कि यहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के रेशियो सेम है, 1/4 डिवाइडेड बाई 1। क्या है भाई? अगर यहां पे जीपी के देखें तो हमारे पास जीपी के इनफिनाइट सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, where a is first term and r is ratio। a क्या है? a है first term and r is ratio। तो 1/4 डिवाइडेड बाई 1, 1/4, 1/16 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/4, 1/64 डिवाइडेड बाई 1/16 तो 1/4। इसका मतलब क्या हुआ? आप लिखेंगे के क्यू स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा 1/1 माइनस 1/4। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है ना? तो आपके पास अब खुद देखिए क्या आ गया, ये 4 - 1 ऊपर चला गया, f की वैल्यू आएगी के क्यू स्क्वायर 4/3, तो 4/3 के क्यू स्क्वायर। समझ में आई बात? बहुत आसान सी चीज है। इस तरीके के सवाल मैंने आपको फिर पहले भी आपने किए हुए हैं, पोटेंशियल के टर्म पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टाइम पर। सिमिलर सवाल यहां पर भी हो सकता है, और तो और आगे चल के यहां पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, सेम सवाल वहां हो सकता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, सेम सवाल वहां पर हो सकता है। तो आपको जीपी वाले फॉर्म वाले सवाल करने आने चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है ना? चलिए, अब देखो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस छोटे बड़े जो हमारे पास होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यहां पर क्या होगा कि यहां पर इस टाइप के बहुत सारे सवाल जो अलग अलग जगह से रिलेट हो रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ देखो, मैंने अभी कोई और एडिशनल कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करा है, सिर्फ कूलम्ब्स लॉ और जो तुम पहले पढ़कर आए हो, कूलम्ब्स लॉ और जो तुम पहले पढ़कर आए हो उसको अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो सर्किल में घुमाना हो, चाहे वो जीपी का लगाना हो, कुछ भी। ठीक है? अब सवाल देखिए, टू आइडेंटिकल बॉडीज having charge
Q having same charge. Experience a force F. आई बात समझ में? या चाहो तो आप ऐसे लिख लो, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग, ठीक है? इफ another identical uncharged body touched with first body and then placed exactly midway between initial bodies, find net force on body in between. देखो भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना? दोबारा सुन लो क्या लिखा हुआ है। थोड़ा बहुत लाइट का इशू अगर आ रहा हो तो मैं समझा देता हूं। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉडीज हैविंग सेम चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स F, ठीक है? इफ अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी टच्ड विद फर्स्ट बॉडी एंड केप्ट इन बिटवीन, अब समझो दो बॉडीज थी, ठीक है ना? मैं यहां पे तो समझाना चाहता हूं कि मेरे पास दो बॉडीज थी, मान लो बॉडी ए एंड बी, मान लेते हैं बॉडी ए एंड बी। हमारे पास दो बॉडीज थी इस तरीके से, ए और बी। इसका चार्ज था Q, इसका चार्ज था Q। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे थे वो था F। क्या हुआ? आप एक बॉडी लेकर आए, उसको इससे टच करा दिया, फोर्स नहीं बना रहे इसके, टच करा दिया। मैंने क्या बताया? देखो अभी हम ना कितना चार्ज ट्रांसफर होगा ये तो पोटेंशियल पढ़ने के बाद सीखेंगे, पर तब भी मैंने एक बात कही थी कि ये चीज याद रख लो, अगर दो आइडेंटिकल बॉडी को कांटेक्ट में लाया जाए तो चार्ज एग्जैक्टली आधा आधा बढ़ जाता है। तो जैसे ही तुम इनको टच करोगे तो हमारा चार्ज जो है वो Q/2 और Q/2 में बढ़ जाएगा, और उसके बाद इसको हम ले आए बीच में। तो आप कह सकते हो कि आपके पास जो फाइनल अरेंजमेंट है A C B, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज Q/2 और इसका चार्ज Q/2, ठीक? अब सवाल ये है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो देखिए, अगर ये पूरा डिस्टेंस D था या R था, अगर ये पूरा डिस्टेंस R था तो एग्जैक्टली मिड में रखा है, तो ये कितना होगा? R/2। ये कितना होगा? R/2। आई बात समझ में? अब देखो, जो ये बॉडी C है, क्या सारे चार्जेस सेम है? तो रिपेल कर रहे होंगे, सब कुछ सेम ही तो है, तो ये रिपेल कर रहे होंगे। तो A ने C को रिपेल करा, मान लो एक फोर्स लगाया F, B ने C को रिपेल करा, तो रिपल्सिव फोर्स कहां लगता है? बाहर। तो इसने कहां लगाया? F। तो F नेट कितना आ जाएगा? F नेट आएगा, आप कह सकते हो यहां पर FB माइनस FA। अब देखो FB कितना है? K Q/2 R/2 का स्क्वायर माइनस
ये कितना है, Q/2 R/2 का स्क्वायर। एक बात समझना, जब ये डिस्टेंस R था तो यहां का फोर्स था KQ²/R², और KQ²/R² को हम कहते थे F। इसका मतलब ये कितना है, 2F है, और ये कितना F, ये 2 कैंसिल हो जाएगा सारा, तो ये कितना आ गया, F के बराबर। जो बीच में बॉडी रखी है उसका फोर्स भी कितना आ रहा है, F के बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या करा है, दो बॉडीज थी हमारे पास, दो बॉडीज थी, दोनों दूर दूर रखे हुए थे, उनके बीच का फोर्स था F। एक तीसरी बॉडी को लेकर आए, A से टच कराया और बीच में रख दिया। अब कह रहा है बीच वाले का नया फोर्स बताओ। ठीक है ना, इस तरीके के सवाल हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, अगर मैं सवाल में एक छोटा सा चेंज कर दूं, मैं बोल देता कि इनिशियल चार्जेस अपोजिट थे, Q और -Q, तो पता क्या होता, तो ऐसा करने पर मान लो ये वाला चार्ज नेगेटिव होता, तो फिर दोनों फोर्स इधर की तरफ पहुंच जाए, फिर दोनों अट्रैक्टिव है। तो वो सवाल सिमिलर सवाल हो सकता है अगर हम यहाँ पे नेगेटिव भी मान लें, या आप चाहो तो अपने आप इस सवाल को ट्राई करना। ठीक है ना, सेम सवाल आप चाहो तो लिख लो, बस क्या करना है, हैविंग ऑपोजिट चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है ना, इसको आप लोग ट्राई करिए, अपने आप करके देखिए। मैं एक दिन में इसका सॉल्यूशन आपके ग्रुप में लिखकर डाल दूंगा। ठीक है ना, आपके लिए होमवर्क है ये। ठीक है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम लोग इसका आंसर निकालकर मुझे खुद व्हाट्सएप पे इसका फोटो डाल के भेज दो। बात समझ में आई? ताकि मुझे भी लगे कि तुम लोग थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो बेटर होगा कि तुम लोग इसको सॉल्व करो और मुझे इसका आंसर भेजो, नहीं तो फिर एक दो दिन में मैं इसका आंसर तुम्हें खुद भेज दूंगा। अब ऐसा नहीं है तो मेरा इंतजार करने बैठ जाओ, सर तो भेजेंगे, तो ये काम नहीं करना है, खुद एक बार ट्राई करना है। ठीक है भाई, अब देखोगे तो इस तरीके से ना हमने काफी सारे सवाल अभी डिस्कस करे जो प्रॉपर किस पर बेस्ड है, कुलम्स लॉ पर बेस्ड है। ठीक है ना, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने देखे। तो इन सारी जगहों पे आपको जिस बात पे मेन फोकस करना है वो क्या है कि हम चार्जेस को डायरेक्शन के साथ बनाते हैं। साइन से मतलब नहीं होता, फोर्स ले रहे हैं डायरेक्शन बनाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स है, बीच में फोर्स पेयर बनाया जाएगा। रिपल्सिव है, बाहर की तरफ बनाया जाएगा, और इस तरीके से सारा काम करेंगे। ठीक, अब देखो भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चंस में काउंट होता है ये। और बेस्ट चीज क्या है इसकी कि दिखने में बहुत इजी लगता है, ये इजी है नहीं। ठीक है ना, इजी है नहीं, पर दिखने में लैंग्वेज वाइज आपको लगेगा ये तो एक लाइन का सवाल है, और ये आपसे आंसर निकल कर देगा नहीं। तो इसीलिए इस सवाल को ध्यान से देखो। टू आइडेंटिकल बॉडीज with some charges attracts each other with force F. ठीक है ना, if both bodies brought in contact and then separated, find ratio of initial charges if final force is 4/5F, या चलिए इजी कर देते हैं 2/3F रिपल्सिव।
बात समझ में आ रही है? क्या सवाल समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? तुम्हारे पास दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं, ठीक है ना, विथ सम चार्ज, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं किसी फोर्स F से। अट्रैक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? एक का चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरे का नेगेटिव होगा, ठीक। दोनों को कांटेक्ट में लाया गया और फिर सेपरेट कर दिया गया, और उसके बाद चार्जेस जो भी डिस्ट्रीब्यूट हुए, जो फोर्सेस हैं वो रिपल्सिव हो गए। तो ऐसा मान लेते हैं कि मेरे पास कोई बॉडी थी, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है -Q2, और इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है F, और उस F का मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, क्योंकि डायरेक्शन तुम बना चुके हो, KQ1 Q2 बाई R²। अब क्या होगा? आइडेंटिकल है, जोड़ेंगे तो चार्ज आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, मतलब टोटल का आधा, ऐसा नहीं कि इसका आधा उसका, कंप्लीट का। अर्थमेटिक मीन कह सकते हो, अर्थमेटिक मीन कह सकते हो। तो Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल चार्ज जब तुमने लोग कांटेक्ट में रखा, तो कांटेक्ट में रखने पर ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, और इसका भी हो जाएगा और अब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किसी फोर्स 4/5F से, ठीक है ना। अब लिखते हैं, तो भाई ये तो फोर्स हो गया इतना, और आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है इनिशियल चार्जेस का रेशियो Q1/Q2। अब देखिए क्या करेंगे, कैसे ये रेशियो निकलेगा, बहुत समझना इंपॉर्टेंट सवाल है। इनके फोर्स देखो, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R² इज 4/2/3F। तो 2/3F कितना है? KQ1 Q2 बाई R²। अब देखो, क्या ये सारा KR² कैंसिल, ठीक है ना। जब ये इतना पार्ट कैंसिल, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख दूं? ये क्या आ रहा है? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो Q1² Q2², 2Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 2/3 Q1 Q2। एक बात है, मतलब जो मेन मुश्किल वाली बात आपको लगेगी कि सर Q1 Q2 का रेशियो निकालना है, Q1 Q2 का रेशियो निकालना है यहां से। तो चलो इस बात सिंप्लीफाई करते हैं पहले। ये हो गया Q1² Q2² माइनस 2Q1 Q2 इज इक्वल्स टू 8/3 Q1 Q2। पर फिर भी अभी भी एक तकलीफ जो अभी भी है वो क्या है कि सर रेशियो कैसे आएगा? ये तो Q1² है, Q2² है, ये तो अलग ही इक्वेशन बन रही है, और आप कह रहे हैं Q1/Q2 निकालना है। तभी तो ये इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों कहा था कि पढ़कर लगेगा बहुत आसान। मैंने क्या बताया था? पढ़कर लगेगा बहुत आसान। अब देखो, खैर मुश्किल नहीं है, कोशिश करते हैं। मुझे क्या चाहिए? Q1/Q2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आप लिख पाएंगे Q1² Q2², चाहो तो 2 को वहां ले जाओ, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? 14/3 Q1 Q2 लिख सकते हैं ना? 14/3 Q1 Q2 लिख सकते हैं इसको, तो ये आ गया। अब देखो, मुझे चाहिए है Q1/Q2, पर यहां तो क्वाड्रेटिक्स ही बन रही है, तो क्या करेंगे? अब हम यहां पे करेंगे डिवाइड। अब हम यहां पे डिवाइड करेंगे Q1 Q2 को पूरी इक्वेशन से। जब आप इस Q1 Q2 को पूरे से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा Q1/Q2 प्लस Q2/Q1 चाहो इधर गया माइनस 14/3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर मैं Q1/Q2 को x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x
-14/3 इक्वल्स टू 0। एक्स का एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -14/3x +1 इक्वल्स टू 0। और अब इसके बाद पता है क्या करोगे? अब इसके बाद तुम लगाओगे क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, ठीक है ना? बिकॉज मुझे x निकालना है, x ही मेरा क्या है? Q1 माइनस Q2 है, ठीक है ना? x ही हमारा Q1 माइनस Q2 है। तो अब इस x को निकालने के लिए हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2। और यहां से जैसा भी निकल कर आए वही आपका आंसर। सिंप्लीफाई नहीं करना, जो जैसा निकल कर आ रहा है वही चीज आपका आंसर होगी। ज्यादा परेशान नहीं होना है, जो अब निकल कर आएगा वही आपका आंसर होगा। बट समझना है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी तुम्हें दिखाई दे कि रेशियो ऑफ इनिशियल चार्जेस, तो समझ जाना भाई कि दिखने में ही आसान है, बस ये पूरा प्रोसेस कर कर वहां तक पहुंचना। समझ में आ रही है बात? अब देखिए एक डेरिवेशन वाला पार्ट और कर लेते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है हमें, बट बोर्ड्स में आ जाता है। इसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या है? बहुत आसान है, मुश्किल बहुत इसका इस्तेमाल कोई नहीं है, इस्तेमाल कोई नहीं है, डेरिवेशन है बस। मान लीजिए किसी XY प्लॉट में यहां पर दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है ना? यहां पे इस तरीके से दो चार्ज रखे हुए हैं। ये वाला चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। ये है Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 और ये है Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। और मान लीजिए आप गए हैं यहां से यहां, ठीक है ना? ये क्या होगा? R12। ये तो होता है, या कह सकते हो R2 माइनस R1, या चाहो तो लिख के देख लो, सीख लेते हैं। अगर आप भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ क्या ये तीनों वेक्टर एक ट्रायंगल पूरा कर रहे हैं? क्या ये तीनों वेक्टर ट्रायंगल पूरा कर रहे हैं? तो हम क्या बोलते थे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि दो वेक्टर सेम सेंस और तीसरी वाली साइड अगर अपोजिट सेंस में है तो वो इन दोनों के सम के बराबर है। मतलब R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R2। ये जो लिखा है R12 वही तो आगे जो मैंने ये बोला था, फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों भाई, कोई परेशानी? वही चीज तो आई। अब तुम उसको ऐसे लिख दो, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ऐसे लिख दो, छोटा सा लगेगा। ठीक, अब देखो यहां पर एक फोर्स है, हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लगता है? लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पर। ये फोर्स किस पर लगा है? ये फोर्स मानो कहते 2 पर लगाया है 1 ने, ये फोर्स 1 पर लगाया है 2 ने, ठीक है ना? अगर मैं लिखूं तो मेरे पास कोई भी फोर्स जो है वो लिखा जाता है मैग्नीट्यूड के टर्म में K Q1 Q2 बाई R²। अब देखो बात क्या हुई कि अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो यहां पे F लिखा जाएगा K Q1 Q2 और ये हो गया R12 का स्क्वायर। पर बात क्या है कि यहां से ये वेक्टर फॉर्म में थोड़ी कन्वर्ट हुआ। किसी भी वेक्टर का स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड ही होता है, तो चाहे वो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात कैसी है? सेम। पर मुझे अब चाहिए वेक्टर डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे है? तो मुझे ये पता है
कि मेरा फोर्स कहां लग रहा है, चाहे वो इस पे ले लो या इस पे ले लो, कहां लग रहा है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर। इसका मतलब जो डायरेक्शन इसकी है वही किसकी है, फोर्स की है। जो डायरेक्शन R122 की है वही किसकी है, F21 की है। बात समझ में आ रही है मेरे, फोर्स की। तो जो डायरेक्शन इस पोजीशन वेक्टर की है, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की है इन दोनों के बीच के, वही किसकी है, F की। तो अगर मुझे कभी भी, क्या बताओ, याद करो, अगर मुझे किसी भी चीज का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या करते थे, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अगर मैं चाहता हूं कि फोर्स का वेक्टर मिले तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दूंगा R12 के यूनिट वेक्टर से, तो इसका मिल गया मैग्नीट्यूड, इसने दे दी डायरेक्शन। ठीक है ना। तो ये भी कह सकते हो दैट इट इज इन वेक्टर फॉर्म। हाँ, इसको थोड़ा और कन्वर्ट करा जा सकता है। कैसे, किसी भी क्वांटिटी का, देखो बात क्या है, तुम्हें इन जनरल आसानी से क्या पता होगा, तुम्हें आसानी से पता होगा R12 का वेक्टर चाहिए, क्या है, यूनिट वेक्टर। तो याद करिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 R12 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 का मॉड। या आप कह सकते हैं फाइनल फोर्स आ गया K Q1 Q2 R12 वेक्टर Q R, इसे कहा जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ऑल्दो हम इसको बहुत रेयर ही इस्तेमाल करते ही नहीं है, हम वेक्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं पर ऐसे फॉर्म में नहीं लिखते। जहां कहीं बाई चांस इसी टाइप का कोई सवाल आ जाए तो एक अलग बात है, वरना हमारे लिए न्यूमेरिकल्स में सिर्फ इस बात की इंपॉर्टेंस है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो अंदर की तरफ फोर्स पेयर, रिपल्सिव है बाहर की तरफ फोर्स पेयर। मेनली ये आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, तो या मतलब कोई अलग से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस सिंपली समझना है कि हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो कूलम्स लॉ के हिसाब से हमें क्या मिला, चार्जेस के बीच का फोर्स। कूलम्स लॉ के हिसाब से हमें मिला है चार्जेस के बीच का फोर्स। और आपको ये बात पता है दैट फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस रखे हो, जहां पर मल्टीपल नंबर ऑफ चार्जेस रखे हो, मोर देन 2 चार्जेस रखे हो, तो फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, फोर्स बाई ऑल चार्जेस। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, आप ये कह सकते हैं फोर्स when 2 or more charges are kept in a system, then force experienced by one charge is vector sum of force exerted by all other charges। क्या है, वेक्टर सम है जो बाकियों ने उस पर लगाया। ऐसा मान लो आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, ऐसे समझना, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4। अब क्या होगा, अगर मैं इस पर देखूं तो इस Q2 को Q4 ने एक फोर्स लगाया होगा F4, Q3 सबको पॉजिटिव मान लेते हैं,
तो Q3 ने एक फोर्स लगाया होगा F3, Q1 ने एक फोर्स लगाया होगा F1। तो अब तुम इनको ऐसे ही जोड़ सकते हो, आप इनको अलजेब्रिकली ऐड नहीं कर सकते 1 2 3 4 जोड़ दिया। तो मेरे पास जो F नेट होगा वो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। हम इनको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की मदद से या जो वेक्टर को सॉल्व करने के तरीके थे उनकी मदद से करेंगे। ये हमारे पास वेक्टर पर बेस्ड होता है, इसे ही कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और कहने का मतलब क्या है, अब ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, या कह सकते हो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ट्रू और फॉल्स। सवाल पूछ रहा है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी और चार्ज की प्रेजेंस से डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। ये आपको ग्रेविटी में भी पूछ सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू या इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। समझो कैसे? आप कहेंगे सर अभी तो आपने एफ नेट निकाला, सबका जोड़ा है। यार एफ नेट जो निकाला ना, सबका जोड़ना क्या है, इस पर पूरा चार्ज निकाल रहे हैं, पर जो चार्ज 1 को 2 पे लगाना है F1, उसको इनकी वैल्यू से मतलब नहीं है। जो मैं स्टेटमेंट कह रहा हूं उसका मतलब क्या है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। कहने का मतलब क्या है, मान लो मैं और तुम दो चार्ज, मैं तुमको रिपेल करता हूं 10 न्यूटन से, तो अगर कोई और चार्ज यहां पर आ जाए तो वो भी तुमको रिपेल या अट्रैक्ट कर सकता है, पर इससे मेरा फोर्स बदला नहीं है, मैं तो अभी भी वही काम करूंगा जो पहले कर रहा था। बात समझ में आ रही है? तुम पर दो फोर्स लगने लगे, तुम नेट निकालोगे, पर मुझसे अगर तुम उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही रहते हो तो मेरा फोर्स तुम्हारे लिए कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पार्ट नहीं है ये, बट थ्योरेटिकली एक इंपॉर्टेंट लाइन है दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज। लिख लो इस बात को। फोर्स बिटवीन two charges is independent of presence of other charges। वो और चार्जेस की प्रेजेंस से कैसा है, वो और दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट है। मतलब जो फोर्स इन दोनों को आपस में लगाना है वो इस पे डिपेंड नहीं करता, जो इन दोनों को इस पे लगाना है वो 1 और 4 पे डिपेंड नहीं करता, जो 2 और 4 को आपस में लगाना है वो 1 और 3 पे डिपेंड नहीं करता। इसे कहते हैं सॉरी, ये तो हमारे पास लास्ट वाली बात है। बाकी प्रिंसिपल सुपरपोजिशन क्या है कि हमारे पास जो फोर्स होता है ये वेक्टर सम होता है। किसी भी चार्ज पर जो हम फोर्स निकालेंगे वो उसके फोर्सेस का वेक्टर सम है, वेक्टरली ऐड होगा। यहाँ पे सिंपल स्केलर एडिशन नहीं करना। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये तो फोर्स है भाई, कुलम्स लॉ से कुछ भी आया, क्या आया, फोर्स आया। फोर्स क्या है, वेक्टर। वेक्टर के लिए अलग एडिशन वाले रूल्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर ये सारे सवाल करे जाएंगे। तो हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वेक्टर एडिशन वाले सवाल करेंगे और इसके अलावा इक्विलिब्रियम सिस्टम के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है भाई, इसके आगे नेक्स्ट ट्रेंड।